घाना में सनातन का डंका तो बज ही रहा है। इसके अलावा वहां पीएम मोदी ने जो किया उससे चीन परेशान हो गया। भारत ने जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी चर्चा अब घाना तक हो रही है, यूपीआई की। जल्दी ही भारत की टेक्नोलॉजी का फायदा घाना को भी मिलेगा। घाना में भी भारत यूपीआई को पुश कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट में के क्षेत्र में घाना के साथ टेक्नोलॉजी साझा करेगा। अभी 7 देशों में भारत का यूपीआई चल रहा है। यह वही डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे लेकर भारत में पीएम मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि गांव मोहल्ले में ठेले वाले डिजिटल पेमेंट करेंगे जी। इसके अलावा भारत और घाना के बीच कई अहम समझौते भी हुए। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान पर समझौता हुआ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रेनिंग और रिसर्च पर समझौता हुआ। इसके अलावा घाना से क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी, इन सब पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि घाना में क्रिटिकल मिनरल्स की इस पर बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भारतीय कंपनियां सहयोग करेंगी। अभी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का वर्चस्व है। साथ ही भारत घाना को वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा। 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर दिया गया है। यानी जो चीन सोच रहा था कि अरे हम रेयर अर्थ पकड़ के बैठे रहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स किसी को नहीं देंगे, वहां काम शुरू हो गया बॉस, कि कैसे खेला करना है। आप यह भी समझिए कि रणनीति के तौर पर घाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत अफ्रीका के लिए एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर देश के रूप में भी उभर रहा है। अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2030 तक अफ्रीका देशों तक निर्यात को दोगुना करने का टारगेट भी है। इधर पीएम मोदी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर भारत की बढ़ती ताकत चीन को चुभने लगी। चीन ने पहले रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत की ग्रोथ को झटका देने का प्रयास किया। अब चीन की नई साजिश सामने आई है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब ना बने, मेक इन इंडिया मुहिम कामयाब ना हो जाए और ज्यादा, इसके लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि चीन ने भारत में काम कर रहे सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया है। ये सारे चाइनीज इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे। इससे आईफोन के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की इस हरकत का मकसद साफ है कि वो भारत की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार रोककर दुनिया की नजर में यह साबित करना चाहता है कि सप्लाई चेन के मामले में भारत भरोसेमंद पार्टनर नहीं। फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स लौट चुके हैं। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, चीन ने ऐसे मशीनों की सप्लाई में भी देरी करना शुरू कर दिया है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी भी भारत के कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली भारी और मॉडर्न मशीनरी चीन से आती है और चीन अड़ंगा लगाता है तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन पर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। चीन तेजी से बढ़ते भारत की टांग खींचने में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी चीन पर ऐसा पलटवार किया कि चीन तड़प उठेगा। अगले दलाई लामा को चुने जाने के मुद्दे पर भारत ने साफ कह दिया कि जो स्थापित व्यवस्था है उसी के मुताबिक उत्तराधिकारी चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर को ही उत्तराधिकारी चुनने का हक है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। कल ही तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुने जाने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह बात चीन को मंजूर नहीं है। चीन चाहता कि अगला दलाई लामा वही बनाए और चीन इसे इजाजत दे, लेकिन भारत ने भी क्लियर कर दिया कि तुम चीन बैठो साइड में, दलाई लामा जो कह रहे हैं उसको सुनो। मोदी के विदेश दौरे के बीच चीन साजिशें करने में जुटा है तो उधर खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर दौड़ा भागा घूम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंच गए। अजरबैजान वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी बनी हुई है जो भारत के खिलाफ चालें चलती है। पाकिस्तान की वायुसेना का चीफ अमेरिका गया हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद फिर से पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर अमेरिका गया है। पाकिस्तान में यह भगदड़ इसलिए मची है कि एक तो भारत उसे हर जगह मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके पाले आतंकियों में ही कुछ आतंकी खुद पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक बम धमाके में 4 सरकारी कर्मचारी मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कार बम धमाका हुआ था, इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी बम धमाका हुआ, पुलिस थाने में हमला हुआ, बैंक में आग लगा दी गई। पिछले महीने जून में ही पाकिस्तान में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान के पाले आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सालों से जो आतंकवाद पाल रहा है वही आतंकवाद अब उसे बर्बाद करने में जुटा है। अपनी इस बर्बादी को देखकर भी पाकिस्तान हालांकि सुधर नहीं रहा। वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को पाल रहा है जो आतंकवादी भारत को जख्म देने के लिए पाकिस्तान ने बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के रिश्तेदार निपट गए।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट शुरू होगा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ठोकने का नंबर आ जाएगा। फिर से भारत की मार खाने का डर तो पाकिस्तान के अंदर है ही, क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। शांति चाहते हो तो इसीलिए इसको बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू कर, और हमारे यहां ओवैसी इसको तगड़े से रगड़ चुके हैं। शशीर थरूर ने भी इसकी क्लास लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब उसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। वो सुन्न पड़ चुका है। कोई थप्पड़ भी मार के जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, बेइज्जत होना कौन सी बड़ी बात। खैर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है वो आपको बताया। अब आपको बताता हूं भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल, मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा? यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश यादव ने अपने घर की पूजा किससे कराई? मराठी ना बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नव भारत पर मराठी टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट आया? अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की विदेश यात्रा पर है और यहां भारत में 4 राज्यों में भयंकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के तार अब खुलते जा रहे हैं। अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंडी वाले एक दूसरे के खिलाफ खुल के तलवारें भांज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं पीछे छूटी हुई है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपना नया आशियाना तक बना लिया। पीडीए के सहारे अखिलेश 27 के सपने बुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल अब कोप भवन से निकलकर बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए होंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी करने में लग गए जो कांग्रेस के होश उड़ा देगी। केजरीवाल बिहार में एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। बिहार में तो वोटों के लिए भयंकर मारामारी ऑलरेडी मची हुई है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे विपक्षी दल सन्नाटे में। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। सोचिए राजनीति में क्या ना हो जाए। बीएमसी चुनाव में कहीं पार्टी का डब्बा ना गोल हो जाए, इसलिए राज और उद्धव मराठी कार्ड खेल रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर खुल के मनमानी कर रहे हैं, पीट दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन नव भारत पर जब हमने उनके लोगों से मराठी भाषा पर कुछ सवाल पूछे तो उनका जो ये भाषा का टेस्ट था उसका रिजल्ट क्या आया देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन ये तो इतना बवाल मचा है ना, बिना ट्रेलर देखे काम होगा। पहले ट्रेलर तो देखिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, ये गलत है ना। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस? बहुत सारा माल है इसमें, पॉलिटिकल माल। तो शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव की बात से करता हूं, जो 2027 में जीत का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया है। ये जो शानदार आप आलीशान देख रहे हैं तंबू और जो घर आपको दिख रहा है, ये यही अखिलेश यादव का नया ठिकाना। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की थी। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया। वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। इसे पीडीए भवन कह रहे हैं। ना पूजा कराने वाला जो है कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। उन्होंने 5 ब्राह्मण बुलाए और पूजा कराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश किसी यादव से गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवा सकते थे? सुनिए अखिलेश यादव के घर में पूजा करवाने वाले पंडित जी ने क्या बताया। हम ही ने कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है।
अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा लेकिन इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। अब बताइए, अखिलेश यादव अपने घर की पूजा ब्राह्मण से करवा रहे हैं। लोगों को लगा था इतना हाल में विवाद हुआ है, पीडीए की बात करते हैं, किसी यादव को बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। इसमें गलत क्या था? कराते एक अच्छी मिसाल पेश होती। लेकिन अखिलेश यादव जी जो हैं, उन्होंने पूजा ब्राह्मणों को बुला के कराई। अखिलेश यादव दूसरों को जो बातें कहते हैं, क्या उस पर खुद अमल नहीं कर सकते थे? अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन आप खुद के लिए आजमगढ़ में शानदार आशियाना बनवा लिया। अखिलेश यादव का यह घर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से मॉड्यूलर है। आप देखिए, अखिलेश यादव का यह घर 72 बिस्वा यानी करीब 2.25 एकड़ में फैला है। आजमगढ़ के अनवरगंज में यह घर बनाया गया है। घर का नाम अखिलेश यादव ने पीडीए भवन रखा है। घर को 2 मंजिल का बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव रहेंगे। इस कैंपस के अंदर जनसभा भी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आजमगढ़ से पूर्वांचल की सीटों पर नजर रखेंगे और 2027 में जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। और नया घर बनवाया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कहते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं, वैसे लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई आप पैसा लेते हैं घर बनाते, किसी ने कुछ बोला? वो तो बाकियों की सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। खैर, अखिलेश यादव को सुनिए गृह प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा। इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। आजमगढ़ को ही अपना नया ठिकाना अखिलेश यादव ने क्यों बनाया, यह भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव चला था और अब इसी पीडीए वाली पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव नए सिरे से आजमा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 114 सीटें जीती और समाजवादी को मात्र 16 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 55 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 9 सीटें मिली, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी। इसी वजह से अखिलेश यादव पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सपा के सांसद भी हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अगर पूर्वांचल में बरकरार रख लेते हैं तो शायद 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है उसको रोक पाए। अखिलेश यादव तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कह रहे हैं कि 2027 में पूर्वांचल रिकॉर्ड बनाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। जो बीजेपी की तरह घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी।